हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट पिनपॉइंट प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो के साथ हम लोग बिहार एसएससी से संबंधित टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज में हम लोग जीके के 50 क्वेश्चंस को डिस्कशन के साथ डिस्कस करेंगे। यह सीरीज अवश्य ही बीएसएससी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे व्यस्त नदी कौन सी हो जाएगी? इसका ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है राइन नदी, दूसरा डेन्यूब, मिसिसिपी, यंगतजी नदी। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? विश्व की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे व्यस्त नदी है वो है राइन नदी। व्यापारिक दृष्टि से विश्व की सबसे व्यस्त नदी राइन नदी है। अगर हम अन्य नदियों की बात करें तो अमेजन नदी जल प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, अर्थात अमेजन में अत्यधिक मात्रा में जल राशि प्रवाहित होती है। और यह नदी जो है अमेजन नदी, ये एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। इसी तरीके से अगर हम सबसे लंबी नदी की बात करें तो वह है नील नदी, जो विक्टोरिया झील से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 6650 मीटर है, 50 किलोमीटर है नील नदी के। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीराकुंड बांध के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो गलत कथन को ढूंढना है। फर्स्ट ऑप्शन है महानदी पर बनी भारत की सबसे लंबी बांध है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? दूसरा ऑप्शन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है। तीसरा है ओडिशा राज्य में अवस्थित है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असत्य कथन को ढूंढना है। तो यह जो है असत्य कथन, इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, अर्थात हीराकुंड बांध भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है और यह ओडिशा राज्य में अवस्थित महानदी पर बनी हुई है। अगर इसकी कुल लंबाई की हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई टोटल 4800 मीटर है। इस बांध की कुल लंबाई 4800 मीटर है, जो इसे विश्व की सबसे लंबी बांध बनाती है। अगर हम विश्व की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध की बात करें तो वह भी भारत में ही स्थित है और उस बांध का नाम है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध जो सतलज नदी पे बना हुआ है, वो विश्व की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, इसके अलावा नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी, यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकबर दरबार के नवरत्न में से एक नहीं थे? तो अकबर के दरबार में 9 नवरत्न हुआ करते थे। इनमें से कौन अकबर के दरबार के उन 9 नवरत्नों में से नहीं है? तो उसको ढूंढना है हमें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो कि 9 नवरत्नों में से एक नहीं है? ध्यान से देखिए और लगाइए। अब्दुल रहीम खान खाना थे, फ़कीर अजीमुद्दीन ये भी थे, मुल्ला दो प्याजा ये भी थे, बैरम खान। तो बैरम खान जो है वह नवरत्न थे? तो बैरम खान नवरत्न नहीं थे, बल्कि बैरम खान जो है वो अकबर का अकबर के अंगरक्षक थे। जब अकबर की आयु 18 वर्ष से कम थी, वो योग्य नहीं थे राजा बनने के, तो उस समय तक अकबर के अंगरक्षक का काम किया था किसने? बैरम खान। तो बैरम खान उसके नवरत्नों में शामिल नहीं थे। अगर हम अकबर के नवरत्नों की बात करें इन 3 के अलावे, तो कौन कौन थे? अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, और 3 ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये कुल अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जो अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित विद्वता रखते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में से कितने को बड़े नगर की संज्ञा दी गई है? तो क्वेश्चन क्या है कि इनमें से सिंधु सभ्यता से संबंधित तो बहुत सारे शहर खोजे गए, लेकिन इनमें से कितने शहरों को बड़े नगर की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल 4 ऐसे शहर हैं जिन्हें बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। और ये 4 बड़े शहर कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनना है। पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा गनबारीबाल, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। तो ये 6 स्थल हैं जिन्हें बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ठीक है। इसके अलावे कुछ कुछ नगरों को जो है, अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करें तो ये एक नगरीय व्यवस्था वाली सभ्यता थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अमेरिका के 2 देश स्थलरुद्ध देश हैं, तो उन 2 देश का नाम बताना है। यानी दक्षिण अमेरिका के जो 2 देश हैं जो स्थलरुद्ध हैं, स्थलरुद्ध का क्या तात्पर्य है, यानी ऐसा देश जो चारों तरफ देश से ही, कोई देश है और वो चारों तरफ किसी अन्य देश से ही घिरा हुआ है या किसी स्थल से घिरा हुआ, तो उस देश को स्थलरुद्ध देश कहा जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका के वो कौन से 2 देश हैं जो स्थलरुद्ध हैं इनमें से, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोलीविया और पराग्वे। बोलीविया और पराग्वे ये दक्षिण अफ्रीका के 2 ऐसे देश हैं जो स्थलरुद्ध देश हैं। यदि हम इसको मैप में देखें तो मैप में देख के और अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग मैप में देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है। देखिए ये रहा वर्ल्ड मैप और ये रहा बोलीविया। तो बोलीविया की अगर हम बाउंड्री देखें तो ये चारों तरफ किसी न किसी देश से घिरी हुई है। और ये रहा पराग्वे, तो पराग्वे भी किसी न किसी देश से घिरा हुआ ही है। तो ये 2 ही देश ऐसा है दक्षिण अमेरिका का जो चारों ओर किसी न किसी अन्य देश से घिरा हुआ है। तो ऐसे देश को ही स्थलरुद्ध देश कहा जाता है। तो दक्षिण अमेरिका का यह 2 देश बोलीविया और पराग्वे स्थलरुद्ध देश की श्रेणी में आता है। चलिए हम लोग चलते हैं फिर से अपने क्वेश्चंस की ओर। चलिए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, बोलीविया और पराग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंट एवरेस्ट पर 24 बार सफलतापूर्वक चढ़ने का रिकॉर्ड किसके नाम है। 1-2 बार नहीं, 24 बार, और ये सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। तो इनमें से कौन है जिसके नाम यह रिकॉर्ड है। तो ऑप्शन है शेरपा तेनजिंग नोरगे, दूसरा है कामी रीता शेरपा, तीसरा है जुंको तबई और चौथा है बछेंद्री पाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कामी रीता शेरपा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कामी रीता शेरपा। यह जो है 24 बार एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है सफलतापूर्वक। अगर इसमें अन्य नाम की हम बात करें तो फर्स्ट है शेरपा तेनजिंग नोरगे। तो यह जो है एडमंड हिलेरी और नेपाल की शेरपा तेनजिंग नोरगे ये प्रथम व्यक्ति हैं जो एवरेस्ट की चोटी पर 1953 में सफलतापूर्वक चढ़ाई किया था। जुंको तबई की अगर हम बात करें तो जुंको तबई ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है, और ये कहाँ की है, जापान की प्रथम महिला है। जुंको तबई प्रथम महिला है जो माउंट एवरेस्ट पे सफलतापूर्वक चढ़ाई की। और बछेंद्री पाल, तो बछेंद्री पाल के बारे में तो आप लोग जान ही रहे होंगे, ये भारत की प्रथम महिला है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। और ये कब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, 1984 में। ठीक है। तो याद रखना है 24 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का रिकॉर्ड किसके नाम है, कामी रीता शेरपा के नाम है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के विचार का मूल आधार क्या है। तो मूल आधार बताना है महात्मा गांधी के विचार का, राजनीतिक अधिकार या फिर सामाजिक आंदोलन या व्यक्ति की स्वतंत्रता या धर्म और नैतिकता। तो महात्मा गांधी का जो मूल विचार था उसमें धर्म और नैतिकता का अंश कहीं ना कहीं दिखता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, धर्म और नैतिकता महात्मा गांधी के विचारों का मूल आधार रहा है।
और अगर हम बात करें महात्मा गांधी के और विचारों के बारे में, तो महात्मा गांधी धर्म को राजनीति से जोड़कर देखते थे। उनका मानना था कि एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति अधिक संवेदनशील और नैतिकता से जुड़ा होता है। गांधी जी सत्य और अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया करते थे। गांधी जी सबसे अधिक महत्व सत्य को दिया करते थे। सत्य और अहिंसा में से भी सबसे ज़्यादा महत्व किन चीज़ को दिया करते थे? सत्य को। गांधी जी लघु एवं कुटीर उद्योग के समर्थक थे। वर्तमान समय में जो ग्रामीण व्यवस्था है, जो पंचायती व्यवस्था है, ये महात्मा गांधी के विचार का ही प्रतिफल है। अगर हम महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स के विचार की बात करें, तो महात्मा गांधी जो है वो यानी किसी चीज़ की प्राप्ति जो हमें करना है, अर्थात जो हमारा साध्य है, वो साध्य और साधन में साधन की पवित्रता पे बल देते थे। उनका मानना था महात्मा गांधी जी का कि यदि हमें किसी चीज़ को प्राप्त करना है तो उसको प्राप्त करने का जो रास्ता है, अगर वो पवित्र है तो जो चीज़ हमें प्राप्त करना है वो भी पवित्र ही होगा। लेकिन कार्ल मार्क्स का क्या मानना था? उनका मानना था कि साधन और साध्य में साध्य महत्वपूर्ण है, यानी जो हमें प्राप्त करना है वो महत्वपूर्ण है। उसको प्राप्त करने के लिए चाहे कोई भी रास्ता, कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े, वो सब जायज़ है। तो ये बेसिक अंतर है महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स के विचार का, साधन और साध्य में। अर्थात गांधी जी साधन को विशेष महत्व देते थे, साधन के पवित्रता को विशेष महत्व देते थे, जबकि कार्ल मार्क्स साध्य यानी जो लक्ष्य है उसको केवल महत्व देते थे, बाकी जो भी साधन हो सब चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। किस सल्तनत कालीन वंश के दरबार में अमीर खुसरो रहा करते थे? तो इसमें से किस वंश के दरबार में अमीर खुसरो रहे हैं? तो देखिए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। तो इसमें से किसके दरबार में अमीर खुसरो रहे हैं? या चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। अमीर खुसरो जो हैं तुगलक वंश, गुलाम वंश के दरबार में यानी बलबन के शासनकाल से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक के शासनकाल तक जो भी दिल्ली सल्तनत का शासक बना उसके दरबार में वो रहे थे। ठीक है, तो ये कब से कब तक? बलबन के शासनकाल से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक वंश के शासक थे, उनके दरबार में रहे मोहम्मद बिन ये अमीर खुसरो। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? तीनों के दरबार, गुलाम वंश भी, खिलजी वंश भी, तुगलक वंश भी। तो इसमें याद रखना है सल्तनत काल की व्यवस्था को। तो सल्तनत काल में सबसे पहले कौन आया? जैसे देखिए, इसको याद रखने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? गुलाब खिले तो, गुलाब खिले तो सुगंध लो। देखिए, गुलाब, गुलाम वंश, खिले यानी खिलजी वंश, तो तुगलक वंश, सुगंध यानी सैयद वंश, लो यानी लोदी वंश। तो गुलाब खिले तो सुगंध लो, इस ट्रिक में सारा वंश आ जाता है क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, देखिए अमीर खुसरो को जो है हिंद का तोता यानी अमीर खुसरो का उपनाम अगर कहा जाए तो उसे हिंद के तोता के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो पहली रचना थी वो किराना उल सादेन थे। ठीक, अमीर खुसरो गयासुद्दीन तुगलक का दरबारी कवि रहा था। किनका? गयासुद्दीन तुगलक का। ठीक है, अमीर खुसरो को सितार एवं तबला का आविष्कारक कहा जाता है, अर्थात सितार और तबला जो है उसका आविष्कार अमीर खुसरो के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धर्म जनता के लिए अफीम है, यह कथन इनका है। तो किसने धर्म के बारे में ऐसा कहा कि धर्म जो है अफीम के समान है? तो यह कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। किनका है ये? कार्ल मार्क्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग सूत्र के संकलनकर्ता पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? तो पहली बात तो योग सूत्र के जो संकलनकर्ता है उनका क्या नाम है? पतंजलि है। पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे और इसने योग सूत्र की रचना की थी। ठीक है,
पतंजलि ने अष्ट अध्यायी पर भी महाभाष्य लिखा है। पतंजलि के द्वारा अष्ट अध्यायी पर भी महाभाष्य लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन किसका मिलान सही नहीं है, अर्थात गलत को हमें ढूंढना है। तो तिलहन उत्पादन यानी पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, गोल क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, हरित क्रांति अनाज उत्पादन से संबंधित है। तो ये तो बिल्कुल सही है। हरित क्रांति के द्वारा क्या गेहूं और चावल का उत्पादन पर बल दिया गया, तो हरित क्रांति अनाज उत्पादन से सही है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, जबकि गोल क्रांति जो है, अंडा गोल तो होता है लेकिन गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। तो इसमें जो है हमारा गलत ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें भी हमें क्या करना है, जो सही सुमेलित नहीं है उसे ही ढूंढना। तो फर्स्ट है पोवा रिजर्व फॉरेस्ट, असम में है। दूसरा है रायमोना वन अभ्यारण्य, असम। मावलिंग राष्ट्रीय उद्यान, असम। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। तो ये तो बिल्कुल सही है। नामदफा जो है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है, ये सही है। दूसरा है मावलिंग राष्ट्रीय उद्यान, तो मावलिंग राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो इस क्वेश्चंस का जो सही ऑप्शन जो गलत है वो ये है, मावलिंग राष्ट्रीय उद्यान ये भी अरुणाचल प्रदेश में, और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये भी अरुणाचल प्रदेश में। बाकी जो ऊपर दो हैं, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट और रायमोना वन अभ्यारण्य, ये दोनों असम में स्थित है। ये दोनों सही है। पोवा रिजर्व तो याद रखना है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मावलिंग राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, जबकि पोवा रिजर्व फॉरेस्ट और रायमोना वन अभ्यारण्य ये दोनों असम में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारतीय मानक समय बताना है। भारत का जो मानक समय है कितना है? भारत का मानक समय, तो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री। कौन सा, ईस्ट या वेस्ट? 82.5 डिग्री ईस्ट। 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा जो है वो भारत का क्या है? मानक समय है। यानी पूरे भारत के समय को निर्धारित करने के लिए इसी 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा को निर्धारित किया गया है। तो ये किन किन राज्यों से हो के गुजरती है ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, फर्स्ट है उत्तर प्रदेश। तो देखिए, जो भी प्रदेश है, अगर हम भारत के मैप को देखें तो इसको मैप के द्वारा अच्छे से समझा जा सकता है। तो चलिए मैप की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा प्यारा भारत और उसका मैप। तो देखिए, जो मानक समय रेखा है वो भारत के इस तरीके से गुजरती है, जिस तरीके से ये मैप देखिए, आप इस लाइन को देख पा रहे होंगे। तो ये लाइन जो है यही है हमारा भारत का मानक, अर्थात 82.5 डिग्री ईस्ट है। 82.5 डिग्री ईस्ट है और इसी को भारत मानक समय रेखा बनाया गया है। तो यह जो है 3 प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्य से, इसके अलावे छत्तीसगढ़ और ओडिशा, यानी कुल 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन सा? 3 प्रदेश पहले तो 3 प्रदेश में कौन कौन हो गया हमारा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, और 2 अन्य राज्य छत्तीसगढ़ और ओडिशा, जैसा कि हम लोग मैप में देखा था। तो इस दृष्टि से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 3। तो याद रखना है, भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य से होकर गुजरती है। कुल 5 राज्य हैं जिससे भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हजारा एवं विट्ठल स्वामी का मंदिर कहाँ अवस्थित है? हजारा और विट्ठल स्वामी का मंदिर हम्पी कर्नाटक में अवस्थित है। तो 14 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हम्पी कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमिलित करें। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर ये कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु। कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र ये कहाँ अवस्थित है? तो ये है तमिलनाडु में। तो ये बोला है कि निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, तो इसको सही सही मिलान करना है। तो भाभा जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो भाभा कहाँ अवस्थित है? भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर ये अवस्थित है हमारा, ये भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर अवस्थित है मुंबई में। कहाँ अवस्थित है? मुंबई में। तो एक को मिला दिया गया है। कल्पक्कम, कल्पक्कम कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में। काकड़ापाड़ा परमाणु विद्युत केंद्र, तो काकड़ापाड़ा ये कहाँ अवस्थित है? काकड़ापाड़ा ये अवस्थित है गुजरात, यानी गुजरात के सूरत में अवस्थित है। केगा परमाणु विद्युत केंद्र ये अवस्थित है केगा, केगा वन अभ्यारण्य भी है, तो ये कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में। तो ये सही सम्मिलित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जूट उत्पादन में बिहार का अग्रणी जिला कौन सा है? तो जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? तो यह है, जूट के उत्पादन में प्रथम कौन सा जिला है बिहार का? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? पूर्णिया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पूर्णिया जो है जूट के उत्पादन में अग्रणी जिला है। इसके अलावा किशनगंज, कटिहार और अररिया में भी जूट का उत्पादन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पूर्णिया में। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश है। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश दोनों का जूट उत्पादन में एकाधिकार है, लेकिन सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है? बांग्लादेश में होता है। और भारत के राज्यों में अगर हम बात करें सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत के पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है। भारत में प्रथम जूट कारखाना कहाँ खुला था? रिसरा 1859 में खुला था। ठीक है, जूट का उपनाम है, जूट को जो है गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट को क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है जूट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। छोटी इलायची की सर्वाधिक खेती किस राज्य में होती है? तो इनमें से किस राज्य में छोटी इलायची की सर्वाधिक खेती होती है? तो छोटी इलायची की सर्वाधिक खेती केरल राज्य में होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केरल राज्य में छोटी इलायची की सर्वाधिक खेती होती है। तो जब छोटी इलायची आई है तो कहाँ होती है? केरल राज्य में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक की रचना किनके द्वारा की गई है? ये सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो है ये सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूएन सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य देश को चुना जाता है? तो यूएन का जो सुरक्षा परिषद है उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो यूएन सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से अस्थायी 5 और अस्थायी 10। तो 10 अस्थायी सदस्यों को चुना जाता है 2-2 वर्षों के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 2-2 वर्षों के लिए 10 अस्थायी देशों को अस्थायी रूप से सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया जाता है। भारत को हाल ही में 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है, और इसका जो कार्यकाल होगा वो 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक रहेगा। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। ठीक है, अंतर क्या होता है? देखिए, अस्थायी सदस्य के पास वीटो का पावर होता है। ठीक है, जो भी अस्थायी सदस्य हैं, कुल 5 अस्थायी सदस्य हैं। कौन कौन 5 अस्थायी सदस्य हैं? अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस और इंग्लैंड, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, और इसके पास वीटो का पावर है। इंडिया को भी सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बनाने की मांग जो है वो महासभा के आम सभा में उठाई जा रही है। देखते हैं कब तक इस पे बात कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1966 में स्थापित एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय अवस्थित है। तो हमको बताना है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। तो कहाँ अवस्थित है?
फिलीपींस की राजधानी मनीला में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फिलीपींस की राजधानी मनीला में एशियाई विकास बैंक का स्थापना किया गया है। ठीक है, यह जो है यह क्या काम करते थे? एशिया के देश, एशियाई जो देश हैं उसके मुद्रा से संबंधित वही काम करता है जो विश्व बैंक काम करता है, ऋण देने का। आर्थिक संतुलन अगर किसी देश का, एशियाई देश का खराब है तो उसको आर्थिक मदद देने का काम करता है। ठीक है, अगर हम विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये भुगतान संतुलन में सहयोग करता है और इसका भी मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन एस्ट्रेगल पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? इंडियन एस्ट्रेगल, तो इंडियन एस्ट्रेगल पुस्तक की रचना किनकी रचना है? ऑप्शन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू या अरविंद घोष। तो इसमें से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन एस्ट्रेगल। यह पुस्तक के रचयिता हैं सुभाष चंद्र बोस। इंडियन एस्ट्रेगल किसकी रचना है? सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके अलावे जो है इतिहास के कुछ जो अति महत्वपूर्ण पुस्तक जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे देखिए, अभ्युदय ये पत्र पत्रिका है और इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इसे अक्सर रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक बार हम इसे देख लेते हैं। क्या है? अभ्युदय पत्रिका है ये। अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान, ये तीनों पत्रिकाओं का रचना किनके द्वारा किया गया था? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। इसके अलावा इंडियन मिरर और वाम बोधिनी ये केशव चंद्र सेन। इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। काल परांजपे के द्वारा। कॉमरेड और हमदर्द ये मोहम्मद अली का है। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल जी का है। दैनिक था केसरी, केसरी किस भाषा में लिखी गई थी? मराठी में। जबकि साप्ताहिक था द मराठा और ये थी अंग्रेजी भाषा में। इसके अलावा गीता रहस्य जेल में रहते हुए उन्होंने लिखा था। तो केसरी, मराठी, मराठा और गीता रहस्य ये तीनों का रचना जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, क्या है? लाइफ डिवाइन तथा सावित्री ये किनकी रचना है? अरविंद घोष की। ठीक है, इसके अलावा संवाद कौमुदी ये राजा राम मोहन राय, जिसे भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो संवाद कौमुदी किनकी रचना है? राजा राम मोहन राय की। सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर की। सोम प्रकाश किसकी रचना है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर की। अमृत बाजार पत्रिका जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण बंगला से अंग्रेजी रातों रात जो है ये बंगला में छप रही थी, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगने के वजह से ये रातों रात बंगला से अंग्रेजी में इसका प्रकाशन होने लगा। तो ये अमृत बाजार पत्रिका, इसके संपादक कौन थे? शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष। ठीक है, बाकी और हैं आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? देखिए, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन है? ग्रह, तो पृथ्वी के दोनों ओर एक और कौन है? शुक्र और दूसरी ओर कौन है? मंगल। तो शुक्र और मंगल इन दोनों में से पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन है? शुक्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, देखिए ये कुछ संबंधित है उसी से। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896 जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1896 जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया उसकी अध्यक्षता किनके द्वारा की गई है? ऑप्शन है, फर्स्ट है रहीमतुल्लाह सयानी, दूसरा है बदरुद्दीन तैयब, तीसरा है दादा भाई नौरोजी और चौथा है पंडित विष्णु नारायण धर। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा?
23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रगान जिस समय गाया गया उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता बदरुद्दीन रहीमतुल्लाह सयानी जी के द्वारा किया गया था। बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में अगर हम बात करें तो ये प्रथम मुस्लिम हुए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थे। दादा भाई नौरोजी, इसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। कब कब? 1886 में, 1893 में और 1906 में। पंडित विष्णु नारायण धर की बात करें तो इन्होंने 1911 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की और इनकी अध्यक्षता में पहली बार जनगण मन गाया गया। तो जनगण मन कब गाया गया? 1911 में। किसकी अध्यक्षता में? पंडित विष्णु नारायण धर के या विष्णु नारायण धर। और वंदे मातरम किसकी अध्यक्षता में गाई गई है? रहीमतुल्लाह सयानी जी की अध्यक्षता में। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस उपन्यास के लेखक कौन है? लगाइए तमस। तो तमस उपन्यास के लेखक हो गए ऑप्शन 4 भीष्म साहनी। आर के नारायण की अगर हम बात करें तो आर के नारायण की प्रसिद्ध पुस्तक है मालगुडी डेज। वैसे ही अरविंद घोष की लाइफ डिवाइन। इसके अलावा भी बहुत सारी पुस्तकें हैं इसका, लेकिन एक एक महत्वपूर्ण पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अरविंद घोष इनकी है लाइफ डिवाइन। और जयदेव की प्रसिद्ध पुस्तक है गीत गोविंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐतिहासिक घटनाओं का तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री से सही मेल नहीं दर्शाता, यानी इसमें से कौन ऑप्शन सही नहीं है? तो सिपाही विद्रोह 1857 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पाम स्टॉर्म थे, ये बिल्कुल सही है। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड थे, ये भी सही है, रैमजे मैकडोनाल्ड थे तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय। तीसरा है, भारत की आज़ादी के समय कौन थे? विंस्टन चर्चिल, अर्थात 1947 में। देखिए, भारत की आज़ादी के जस्ट पहले तक जो है विंस्टन चर्चिल थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जो क्षति हुई इसके वजह से फिर से वहाँ चुनाव हुआ तो विंस्टन चर्चिल चुनाव हार गए और लेबर पार्टी विजय हुई और लेबर पार्टी ने अपना नया प्रधानमंत्री किसे बनाया? क्लेमेंट एटली। तो इस तरीके से जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा गलत है। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? क्लेमेंट एटली हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3, ये गलत मैच किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 24 सितंबर 1932 को ऐतिहासिक पूना समझौता किन के बीच हुआ? बहुत फेमस है पूना समझौता। तो ये पूना समझौता किन के बीच हुआ है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 26 का महात्मा गांधी और किनके बीच? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। तो ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, पूना समझौता 1932। ठीक है, इस समझौता में हुआ क्या था? तो देखिए, ये जो पूना समझौता है ये पूना स्थित यरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी थे और उन्होंने उस जेल में रहते हुए ही अनशन पे बैठ गए। किस बात को लेकर के? सांप्रदायिक निर्वाचन, यानी अंग्रेज़ों द्वारा भारत में सांप्रदायिक यानी संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन का प्रावधान किया गया। तो इसी के विरोध में जो है महात्मा गांधी अनशन पे बैठ गए। तो फिर उसके अनशन को तुड़वाने के लिए जो है अंबेडकर जी को उनके पास जाना पड़ा और सांप्रदायिक निर्वाचन के जगह पे हरिजन के लिए आरक्षण पर सहमत हुआ और इस तरीके से जो है पूना समझौता क्या हो गया? पूना समझौता सफल हुआ। तो ये कब हुआ? 1932 में हुआ। किनके बीच हुआ? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन के जगह पर हरिजन के लिए आरक्षण पर सहमति बनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क हाथी संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है?
तो इसमें से किस नेशनल पार्क में हाथी का संरक्षण किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए गिर नेशनल पार्क ये गुजरात में स्थित है और ये सिंह के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। मानस नेशनल पार्क ये असम में अवस्थित है और मानस नेशनल पार्क जो है वो हाथी संरक्षण से संबंधित है। बात करें हम काजीरंगा नेशनल पार्क तो ये एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, जबकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में अवस्थित है और ये बाघ के संरक्षण के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध चित्र दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला। तो ये चित्र है दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला। तो इस चित्र का चित्रण किनके द्वारा किया गया? तो भारत के बहुत ही फेमस चित्रकार हुए जिनके द्वारा इस पर फिल्म भी बनी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा। ठीक है, दुष्यंत को प्रेम लिखती शकुंतला, इस चित्र का चित्रण किनके द्वारा किया गया है? राजा रवि वर्मा के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगर हम राजा रवि वर्मा की बात करें तो वो जो भी चित्र बनाते थे उनके चित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि वो हिंदू महाकाव्य तथा धर्म ग्रंथ पर बनाए गए चित्र का चित्रण किया करते थे तथा हिंदू पौराणिक कथाओं पर ही वो ज़्यादातर अपना चित्र बनाया करते थे। ठीक है, और ये थे कहाँ के? तो ये जो त्रावणकोर रियासत में ही राजा रवि वर्मा, उसी समय त्रावणकोर रियासत के प्रसिद्ध चित्रकार थे राजा रवि वर्मा। तो इसका नाम भी पूरा राजा रवि वर्मा, यानी राजा जो आगे आप देख रहे हैं वो राजा की उपाधि उनको दी गई थी, त्रावणकोर रियासत के राजाओं द्वारा ही दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी नदी गंगा में उत्तर की ओर से मिलती है? यानी उत्तर की ओर से, इसमें से ढूंढना है कि कौन सी नदी उत्तर की ओर से मिलने का क्या मतलब हुआ? उत्तर की ओर से मिलती है अर्थात बाईं ओर से मिलती है। तो जैसे देखिए गंगा नदी इस तरीके से बहती है तो इस साइड इसका हो गया क्या? बायां, और इस साइड क्या हो गया? दायां हो गया। जिस ओर से बहती है उस ओर अगर मुँह करके हम खड़े होते हैं तो हमारा जो ये बायां हो गया और ये क्या हो गया? ये दायां हो गया। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि इधर से आकर के कौन सी नदी गंगा में मिलती है? तो अगर हम सोन नदी की बात करें तो सोन नदी तो इधर अमरकंटक से बहते हुए जाके गंगा में मिलती है। यमुना नदी की बात करें तो ये भी बंदरपुर से निकलते हुए इधर से ही आके गंगा नदी में मिलती है। पुनपुन की बात करें तो पुनपुन भी क्यूल फ्यूल के आसपास है, वो भी इधर से ही आके गंगा में मिलती है। जबकि महानंदा जो है ये गंगा नदी में मिलने वाली उत्तर से आके मिलती है और ये इधर पश्चिम बंगाल के आसपास जो है गंगा नदी में मिलती है, पश्चिम बंगाल। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महानंदा हो जाएगा सही आंसर इसका, या उत्तर से आके गंगा में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाहौर अधिवेशन जो 1929 को पूर्ण स्वराज्य का संकल्प पारित करते हुए नेहरू जी द्वारा झंडा फहराया गया। तो बताना है नेहरू जी के द्वारा झंडा कहाँ फहराया गया? सिंधु नदी के तट पे, कि रावी नदी के तट पे, कि ब्यास नदी के तट पे, कि झेलम नदी के तट पे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर। तो लाहौर अधिवेशन, लाहौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लाहौर जो है वो रावी नदी के किनारे है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रावी नदी के किनारे। तो 1929 में नेहरू जी द्वारा झंडा फहराया गया रावी नदी के किनारे। और 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वाधीनता दिवस सर्वप्रथम मनाया गया, 26 जनवरी को। इसी दिन को याद करने के लिए हमारा जो संविधान पूर्ण बन के तैयार हुआ, लेकिन लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन को याद करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीड़ जिसे पाइन भी कहा जाता है का पौधा होता है। तो चीड़ के पौधे की विशेषता के बारे में देखना है। तो पहला है ये पुष्पयुक्त अनावृत बीजी पौधा है, यानी पुष्प है लेकिन अनावृत है। दूसरा है पुष्पयुक्त लेकिन आवृत बीजी है। तीसरा है अपुष्पीय अनावृत पौधा है और तीसरा है अपुष्पीय आवृत बीजी पौधा है। तो पुष्पयुक्त मतलब जिसमें फूल हो, और अनावृत मतलब जिसकी बीज जो है जिसके बीज पे कोई कवर नहीं हो, वो हो गया अनावृत। अगर बीज पे कवर है तो वो हो गया आवृत बीजी। तो चीड़ का पौधा किस श्रेणी का पौधा होता है? देखिए चीड़ का जो पौधा होता है वो पुष्प, यानी उसमें पुष्प होता है लेकिन उसका जो बीज होता है उसके बीज पे किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुष्पयुक्त अनावृत बीजी पौधा है।
यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में कायस्थ नामक एक नए वर्ग का प्रादुर्भाव कब हुआ? कायस्थ नामक, तो किस काल में या किस युग में जो है कायस्थ नामक एक नए वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ? ऑप्शन है मौर्य युग में, गुप्त युग में, सल्तनत काल में या फिर मुगल काल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कायस्थ जो है, कायस्थ नामक इसका जो है इस वर्ग का निर्माण हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2, अर्थात गुप्त काल में जो है कायस्थ नामक एक नए वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। तो इस वर्ग के बारे में सर्वप्रथम जानकारी याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और गुप्त काल के बारे में बात किया जाए तो गुप्त काल को जो है भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। कारण क्या है? तो साहित्यिक दृष्टि से, यानी इस समय जो है साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास हुआ था, इसलिए इस काल को जो है भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। मंदिर बनाने की कला इसी समय विकसित हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यशोवर्मन कहाँ के राजा थे? बताना है यशोवर्मन जो है वो किस क्षेत्र के राजा थे? ऑप्शन है हमारा कन्नौज के, मालवा के, थानेश्वर के या तंजौर के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यशोवर्मन जो है वो कन्नौज के राजा थे। कन्नौज के राजा यशोवर्मन थे और इसने अपनी पुत्री की शादी जो है हर्षगुप्त के साथ कराई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित किस शासक या शासकों ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? सती प्रथा जो हिंदू समाज की बहुत बड़ी कुरीति थी, तो इस कुरीति को रोकने का काम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, अकबर के द्वारा, शिवाजी के द्वारा। तो ध्यान रखें इसमें तीनों सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपने शासनकाल में इसको रोकने का प्रयास किया, अकबर ने भी प्रयास किया और शिवाजी ने भी प्रयास किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त सभी, इन तीनों ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि सती प्रथा पे पूर्ण रूप से अंत कब लगाया गया था? लॉर्ड बेंटिंक के द्वारा, राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा पे बैन लगा दिया गया 1829 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्राथमिक विपणन समिति की नहीं है? ठीक है, उपज की बिक्री करना, यातायात की सुविधा, भंडारण करना तथा समर्थन मूल्य का निर्धारण करना। यहाँ होना चाहिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करना। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किनके द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही, तो देखिए प्राथमिक विपणन समिति उपज की बिक्री करती है, यातायात की भी सुविधा का प्रबंधन करती है और भंडारण का भी कार्य करती है। लेकिन समर्थन मूल्य का निर्धारण जो होता है वो किया जाता है कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। ठीक है, जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। तो इसमें से प्राथमिक विपणन समिति का कार्य ये नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करना प्राथमिक विपणन समिति का कार्य नहीं है। ये किसका कार्य है? कृषि लागत और मूल्य आयोग का। इसके तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने फसलों पे दी जाती है? टोटल 23 फसलों पे जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य दी जाती है वर्तमान समय में। ठीक है, राष्ट्रीय, ये जो प्राथमिक विपणन समिति है इसे राष्ट्रीय विपणन संस्थान भी कहा जाता है। तो राष्ट्रीय विपणन संस्थान जो है वो राजस्थान के जयपुर में अवस्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मशहूर अमेरिकी ब्रांड नाइक का अर्थ क्या है? तो बताना है नाइक का अर्थ विजय की यूनानी देवी या मशहूर किसी धावक का नाम, इसके संस्थापक का नाम या इसमें से कोई नहीं। तो नाइक का अर्थ क्या है? विजय की यूनानी देवी।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है? यानी बताना है कि किसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है, अर्थात विधान परिषद और विधानसभा ये दोनों व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। देखिए वर्तमान समय में भारत के कुल 6 राज्य में जब जम्मू कश्मीर टूट के केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, उसके बाद वर्तमान की अगर हम बात करें तो कुल 6 राज्य में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था है। ये कौन कौन है? तो इधर देखिए उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार, वैसे ही महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है, और वैसे ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये 6 राज्य है जहाँ पे ये दोनों व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र तो है लेकिन मध्य प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है? तो हम जानते हैं राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्र से संबंधित कुल 12 सदस्यों को मनोनीत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऐसा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अनुच्छेद इसके अलावे अनुच्छेद 331 जो है, इसके तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन करते थे, लेकिन अब उसको क्या कर दिया? उसको ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। जबकि अनुच्छेद 232 द्वारा अनुसूचित जाति तथा जनजाति को विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान है। किसके तहत? अनुच्छेद 232 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान है। जबकि 33 के तहत, अनुच्छेद 333 के तहत जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों के लिए विधानसभा में मनोनयन का प्रावधान है, ठीक है। तो 104वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा एंग्लो इंडियन के आरक्षण को नहीं बढ़ाया गया। कहाँ पे? केंद्र में। यानी ये जो प्रावधान था अनुच्छेद 331 के द्वारा 2 आंग्ल भारतीय को लोकसभा में आरक्षण के प्रावधान को 104वां संशोधन के द्वारा नहीं बढ़ाया गया। तो अब ये सिस्टम क्या होगी? खत्म हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भगवान विष्णु और राधा को समर्पित डोल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो बताना है ये डोल उत्सव जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डोल उत्सव जो है ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ठीक है। डोल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है और ये भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है डोल उत्सव, ठीक है। बंगाली कैलेंडर के अनुसार वर्ष का यह अंतिम त्यौहार होता है, बंगाली कैलेंडर के अनुसार डोल उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव 2021 किसे दिया गया? असम वैभव 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रतन टाटा जी को असम वैभव 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? कितना रन? 10,000, ठीक है। तो इसका सही आंसर मिताली राज, इसका सही आंसर है मिताली राज। तो मिताली राज जो है 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन रहा है? तो हाल ही में T20 वर्ल्ड कप संपन्न हुआ, तो इसका नया वर्ल्ड विजेता कौन बना है? पाकिस्तान को हरा करके इस वर्ल्ड कप को किसने जीता है? T20 वर्ल्ड कप को ब्रिटेन ने जीता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी क्रिकेट टीम सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनी है? तो सेंचुरियन जो दक्षिण अफ्रीका में, यहाँ पे टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन है? निम्नलिखित में से बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत जो है सेंचुरियन में पहली टेस्ट मैच जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक कौन है?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंटिंग प्रेस तकनीक का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने। किसने किया? गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस तकनीक का आविष्कार किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी राज्य सरकार भगवान गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है? तो कौन सी राज्य है जो भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब जो है वह भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमित केसरवानी। अमित केसरवानी को जो है 2021 के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 47, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 1857 यानी कुंवर सिंह का देहावसान कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1857 की क्रांति हुई थी तो 1858 में इसका देहावसान हुआ था। तो इसमें डेट को भी याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियसली एग्जाम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 अप्रैल 1858। 80 वर्ष की उम्र में इसका देहावसान हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ल जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह के लिए जो है, यानी चंपारण में जो नील कृषक का जो शोषण होता था उसको, उसके शोषण से मुक्ति के लिए महात्मा गांधी को जिन्होंने निमंत्रण भेजा और महात्मा गांधी को चंपारण आमंत्रित किया, वो राजकुमार शुक्ल थे। तो वो किस गांव से संबंधित थे राजकुमार शुक्ल? तो राजकुमार शुक्ल जी का गांव का नाम क्या था? मुरली भड़हवा। मुरली भड़हवा, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, मुरली भड़हवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु 48 एकड़ जमीन किसने दान में दी थी? तो सदाकत आश्रम जो बना था तो उसके लिए जमीन किसके द्वारा दान की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खैरू मियाँ ने सदाकत आश्रम के निर्माण हेतु 48 एकड़ की जमीन दान दी थी। ठीक है, ये सदाकत आश्रम कब बना था? असहयोग आंदोलन के दौरान जो है सदाकत आश्रम बनाया गया था। किनके द्वारा बनाया गया था? खैरू मियाँ के मित्र थे मौलाना मजहरुल हक। कौन थे? मौलाना मजहरुल हक। इन्हीं के द्वारा जो है सदाकत आश्रम का निर्माण असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था पटना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, तथ्य है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके, ये क्वेश्चन नंबर आ गया, उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमण के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। तो यह कथन जो है 1946 में किनके द्वारा दिया गया था? तो इसका बताना है कि इनमें से किस नेता ने यह कथन दिया था। ठीक है, तो इस कथन को किसने दिया था 1946 में? तो यह कथन दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने कुल 50 क्वेश्चंस को डिस्कशन के साथ कंप्लीट किया। ऐसी ही वीडियो आगे आएगी और अगली वीडियो में हम थोड़ा और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।